हे गाइस, जय महाकाल। वेलकम टू योर चैनल एमपी आर्टम। आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे और अपने एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे होंगे। तो चलिए बस स्टार्ट करते हैं। मध्य प्रदेश से यूनिट नंबर 7 जो कि एमपीपीएससी से रिलेटेड है और आपके वनडे एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपदा एवं आपदा प्रबंधन, पहली यूनिट। पहले हम देख लेते हैं कि हम क्या क्या पढ़ेंगे। आपदा का परिचय पढ़ेंगे, आपदा प्रकोप पढ़ेंगे, आपदा प्रबंधन पढ़ेंगे, आपदाओं के प्रकार पढ़ेंगे और आपदा संबंधी अन्य तथ्य पढ़ेंगे। आपदाओं के प्रकार कौन कौन से हैं? एक मानव जनित आपदाएं होती हैं और प्राकृतिक आपदाएं होती हैं। आपदा प्रबंधन में क्या क्या होता है? आपदा प्रबंधन का अर्थ होता है आपदा प्रबंधन के उद्देश्य, आपदा न्यूनीकरण एवं आपदा के तथ्य, आपदा की अवधारणाएं, PRRP मॉडल, आपदा प्रबंधन की संस्थागत एवं नीतिगत संरचनाएं, आपदा प्रबंधन योजना 2016, आपदा प्रबंधन का वित्तीय प्रबंधन। आपदा परिचय। संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट के अनुसार प्राकृतिक आपदाओं के मामले में चीन के बाद भारत का दूसरा स्थान है। भारत का 68% भाग सूखे, 59% भाग भूकंप हेतु एवं तटवर्ती क्षेत्र का 71% भाग चक्रवातों द्वारा संवेदनशील है। भारत के विभिन्न क्षेत्रों की आपदाओं की संवेदनशीलता के कारण भारत में आपदा प्रबंधन एक महत्वपूर्ण मुद्दा बन जाता है। आपदा एक प्राकृतिक एवं मानवजनित घटना होती है। वस्तुतः आपदा उन अप्रत्याशित एवं दुष्प्रभावी घटनाओं को कहा जाता है जो कि प्राकृतिक या मानवजन्य होती हैं तथा जिसके द्वारा व्यापक स्तर पर मानव, जीव जंतु एवं पादप समुदाय को क्षति होती है। आपदा को अंग्रेजी भाषा में डिजास्टर कहा जाता है। डिजास्टर शब्द को फ्रेंच शब्द डिस प्लस आस्टर से मिलकर बनाया गया है, जिसको सम्मिलित अर्थ अशुभ सितारा होता है। द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग ने अपनी तीसरी रिपोर्ट में आपदा के स्थान पर संकट शब्द का प्रयोग किया था। आपदा एवं प्रकोप। आपदा एवं प्रकोप को प्रायः समानार्थी शब्द माना जाता है, परंतु दोनों में पर्याप्त अंतर होता है। प्रकोप प्राकृतिक घटना जो किसी तंत्र को व्यापक रूप से प्रभावित करती है एवं निर्जन क्षेत्र से उत्पन्न होती है, उसे प्रकोप कहा जाता है। आपदा प्रकोप जब रिहायशी क्षेत्रों में आता है तो उसे आपदा कहा जाता है। आपदा मानव समुदाय को व्यापक स्तर पर प्रभावित करती है। उदाहरण के लिए, यदि कोई समस्या या सामान्य बाढ़ किसी ऐसे क्षेत्र में आती है जो कि निर्जन है, अर्थात जहां मानव निवास नहीं करते हैं, तो ऐसी बाढ़ से मानव एवं उसका जनधन अप्रभावित रहता है तथा ऐसी स्थिति में इस बाढ़ को प्रकोप कहा जाता है। लेकिन जब यह बाढ़ बढ़ते हुए रिहायशी इलाकों में पहुंचकर व्यापक स्तर पर मानवीय समुदाय को प्रभावित करती है तो इसे आपदा कहा जाता है। स्पष्ट है कि कोई भी संकट या प्रकोप आपदा तभी बनती है जब उसे कोई विशाल जन समुदाय प्रभावित होता है। आपदा के प्रकार। उत्पत्ति के आधार पर आपदाओं को 2 प्रकार में बांटा गया है। पहला होती है प्राकृतिक आपदा और दूसरी होती है मानव जनित आपदा। प्राकृतिक आपदा मानव पर दुष्प्रभाव डालने वाले प्राकृतिक परिवर्तनों को प्राकृतिक आपदा कहा जाता है। मानव के इन पर कोई नियंत्रण नहीं होता। प्राकृतिक आपदाओं पर उदाहरण के लिए सूखा, भूकंप, सुनामी और चक्रवात। मानव जनित आपदाएं मानवीय गतिविधियों के कारण घटित होने वाली आपदाओं को मानव जनित आपदाएं कहा जाता है। मानव इन पर नियंत्रण कर सकता है। उदाहरण के लिए औद्योगिक दुर्घटना, ध्वनि प्रदूषण, परिवहन दुर्घटनाएं और ग्रीन हाउस प्रभाव। मानव जनित आपदाएं मानव जनित गतिविधियों के कारण घटित आपदाएं मानव जनित आपदाएं कहलाती हैं। कारण मानवीय उपेक्षाएं और असावधानी होती है। मानव इन पर नियंत्रण कर सकता है। यद्यपि मानव जनित आपदाओं को निश्चित मानक वर्गीकरण संभव नहीं है, बल्कि अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से मानव जनित आपदाओं को निम्न प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है। मानव जनित आपदाएं कितने प्रकार की होती हैं? भौतिक,
वाहन संबंधी आपदाएं, भीड़-भाड़ आपदाएं, जैविक आपदा, अन्य और प्रौद्योगिकी आपदाएं। पहले होती है भौतिक आपदा, ये मृदा अपरदन और भूस्खलन होता है इसमें। परिवहन संबंधी आपदाएं, सड़क दुर्घटना, रेल दुर्घटना, वायुयान दुर्घटना और सागरीय दुर्घटना। भीड़-भाड़ आपदा, जैविक आपदा, इसमें जनसंख्या विस्फोट, महामारी, कुपोषण और जैविक आपदाएं आती हैं। प्रौद्योगिकी आपदाएं, इसमें अग्निकांड आपदा, औद्योगिक दुर्घटना, संरचनात्मक विफलता से उत्पन्न आपदा और परमाणु रेडियो रिसाव आपदा। पहले आते हैं हमारी मानव जनित भौतिक आपदाएं, मृदा अपरदन और भूस्खलन, ये हमारी भौतिक आपदाएं हैं। मृदा अपरदन, यह प्राकृतिक रूप से घटित होने वाली एक भौतिक प्रक्रिया है। स्वरूप इसका प्राकृतिक आपदा और मानव जनित आपदा दोनों प्रकार का होता है। यह प्रकृति में स्वयं घटित होती है, लेकिन मानवीय गतिविधियां इससे तेज बना देती हैं। प्रकार क्या क्या होते हैं? जल अपरदन होता है, वायु अपरदन होता है। जल अपरदन, इसमें जल के द्वारा मृदा का ह्रास होता है। उदाहरण के लिए परत अपरदन, गलीय अपरदन और रेल अपरदन। वायु अपरदन, इसमें वायु द्वारा मृदा का ह्रास होता है। मध्य प्रदेश में भिंड, मुरैना, ग्वालियर, श्योपुर, नीमच, मंदसौर में मृदा अपरदन की समस्या मुख्य रूप से दिखाई देती है। उत्खत भूमि ऐसी मृदा अपरदन का परिणाम होती है। जो उत्खत भूमि होती है वह मृदा अपरदन का ही परिणाम होती हैं। भूस्खलन, यह प्राकृतिक और मानव जनित आपदाएं होती हैं। परिभाषा, पर्वतीय ढाल एवं नदी के किनारे गीली मिट्टी या फिर मलबे का गुरुत्व के प्रभाव में धीरे धीरे या अचानक खिसकना या नीचे गिरना भूस्खलन कहलाता है। कारण, प्राकृतिक कारण हो सकते हैं भारी वर्षा एवं बाढ़, भूकंप के झटके, अपरदन क्रियाएं और चट्टानों की कच्ची परतें, ये प्राकृतिक कारण होते हैं। मानव जनित कारण कौन कौन से होते हैं? वनों का विनाश, बांधों और जलाशयों का निर्माण, खनन गतिविधियों, बम विस्फोट, भवन एवं सड़क निर्माण मानव जनित कारण होते हैं। भारत में भूस्खलन क्षेत्र जम्मू कश्मीर, लद्दाख, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, उत्तर पूर्वी क्षेत्र, पश्चिमी घाट एवं नीलगिरी में अधिक वर्षा वाले क्षेत्र, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में भूस्खलन होता है। मानव जनित भौतिक आपदाएं, अर्थ, कारण और प्रकार। प्रकार कौन कौन से होते हैं? सड़क दुर्घटना आपदा, सागरीय यातायात आपदा, वायुयान दुर्घटना आपदा और रेल दुर्घटना आपदा। परिवहन आपदाएं, परिवहन के विभिन्न संसाधनों या साधनों के जरिए होने वाली दुर्घटनाओं की ही परिवहन आपदाएं कहलाती हैं। उदाहरण के लिए प्राकृतिक कारण, धरातलीय प्रकृति या प्रकार, मौसमी दशाएं जैसे धूल भरी आंधी, तूफान, आकाशीय बिजली, कोहरा और दृश्यता में कमी, ये प्राकृतिक कारण होते हैं। सड़क परिवहन आपदाओं के मानव जनित कारण, यांत्रिक एवं तकनीकी खराबी, ब्रेक फेल हो जाना, इंजन फेल हो जाना, परिवहन संसाधनों का खराब रखरखाव या चालकों द्वारा नशा करना। सड़क दुर्घटना आपदा, यह सभी प्रकार की पर्यावरण आपदाओं में सबसे अधिक घटित होती है। एक आंकड़े के अनुसार प्रति वर्ष सड़क दुर्घटना 12 लाख लोगों की मृत्यु होती है। रेल दुर्घटना आपदा, परिवहन आपदाओं में सड़क दुर्घटना के बाद रेल दुर्घटना का ही स्थान आता है। रेल दुर्घटना के उदाहरण में 25 जनवरी 1869 को भोरघाट मुंबई पुणे मार्ग पर भारत की पहली रेल दुर्घटना हुई थी। 1956 में महबूब नगर रेल हादसा और अरियालूर रेल हादसे के बाद रेल मंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने इस्तीफा दे दिया था। किसके बाद? महबूब नगर रेल हादसा और अरियालूर रेल हादसे के बाद लाल बहादुर शास्त्री ने इस्तीफा दे दिया था 1956 में। 5 जून 1981 को बिहार रेल दुर्घटना में 800 लोग मारे गए थे। भारत की सबसे बड़ी रेल दुर्घटना थी 1981 में, बिहार में 800 लोग मारे गए थे। 19 अक्टूबर 2018 को अमृतसर में दशहरे के दिन रेल हादसे से 61 लोगों की मृत्यु हुई थी। मार्च 2002 में नरसिंहपुर के पास रेल दुर्घटना में 7 लोग घायल हुए थे।
20 सितंबर 2010 को ग्वालियर इंटरसिटी एक्सप्रेस शिवपुरी के निकट मालगाड़ी से टकराकर इसमें 33 लोगों की मृत्यु हुई थी। ग्वालियर इंटरसिटी एक्सप्रेस में। वायुयान दुर्घटना आपदा, इसमें वायुयानों का क्रैश होना, दो वायुयानों का आपसी भिड़ंत या फिर तोड़फोड़ को शामिल किया जाता है। वायुयान दुर्घटना की प्रायिकता न्यूनतम होती है, लेकिन इसमें बचने की संभावना भी न्यूनतम ही होती है। MH17 विमान हादसा, यह मलेशियाई एयरलाइंस का विमान था। एम्स्टर्डम से कुआलालंपुर जाते समय 27 जुलाई 2014 को रूस यूक्रेन की सीमा के निकट दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। MH17 विमान हादसा, यह मलेशिया एयरलाइंस का विमान था। यह 8 मार्च 2014 को ही लापता हो गया था और आज तक इसका कोई भी सुराग नहीं मिला है। बोइंग 747-203B, यह एयर इंडिया का विमान है। जनवरी 1978 को अरब सागर के ऊपर दुर्घटनाग्रस्त हो गया था, जिसमें 213 लोगों की मृत्यु हो गई थी। केरल विमान हादसा, 7 अगस्त 2020 को दुर्घटना हुई, जिसमें एयर इंडिया का विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। इस विमान वंदे मातरम मिशन के तहत दुबई में फंसे भारतीयों को लेकर केरल आ रहा था। इसमें 7 लोगों की मृत्यु हुई थी। चरखी दरारी विमान हादसा, यह भारत के सबसे बड़े विमान हादसों में से एक है। यह विमान हरियाणा में 12 नवंबर 1996 को हुआ था। सऊदी अरब एवं कजाकिस्तान के 2 हवाई जहाज आपस में टकरा गए थे और 349 लोगों की मृत्यु हुई थी। सागरीय यातायात हादसा, सागर में मालवाहन जलयानों, सवारी जलयानों, मछली पकड़ने के ट्रॉलरों आदि की विभिन्न कारण से होने वाली दुर्घटना को इसमें शामिल किया जाता है। यह व्यापक स्तर पर जलधन हानि के साथ पर्यावरण प्रदूषण उत्पन्न करती है। उदाहरण के लिए जनवरी 2014 में दक्षिण सुजान में श्वेत नील नदी में एक नाव के पलट जाने से 200 लोग डूबकर मर गए। भीड़ भगदड़ आपदा, भीड़ एक मानवजनित आपदा होती है। अत्यधिक जनसंख्या समूह के एक स्थान पर एकत्रित हो जाने और अनियंत्रित तरीके से उसे भीड़ के बेकाबू हो जाने के कारण इस प्रकार की आपदा घटित होती है। उदाहरण के लिए इलाहाबाद कुंभ भगदड़, जो कि 10 फरवरी 2013 को हुई थी। उज्जैन भगदड़, जिसकी जांच हेतु RK वर्मा की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया गया था। रतनगढ़ मंदिर हादसा, दतिया, अक्टूबर 2013 में। अगस्त 2014 में मध्य प्रदेश के सतना चित्रकूट के कामदगिरी पहाड़ या पर्वत की परिक्रमा के दौरान भगदड़ मचाने से 10 लोगों की मृत्यु हो गई थी। जैविक आपदाएं, इसके अंतर्गत निम्न आपदाओं को सम्मिलित किया जाता है: जनसंख्या विस्फोट, महामारी और कुपोषण। जैविक आपदाएं। प्रौद्योगिकी आपदाएं, इसके अंतर्गत निम्न आपदाओं को सम्मिलित किया जाता है: भूकंप, औद्योगिक दुर्घटना आपदा, अग्निकांड आपदा, परमाणु रेडियो रिसाव आपदा और संरचनात्मक विफलता से उत्पन्न आपदा। कौन कौन सी आती हैं? औद्योगिक दुर्घटना आपदा, अग्निकांड आपदा, परमाणु रेडियो रिसाव आपदा और संरचनात्मक विफलता से उत्पन्न आपदाएं। औद्योगिक दुर्घटना, उद्योगों में विभिन्न कारणों से घटित होने वाली आपदाओं को औद्योगिक दुर्घटना कहा जाता है। प्रकार: अप्रत्याशित रिसाव, रासायनिक विस्फोट, वायुमंडलीय प्रदूषण और रासायनिक प्रदूषण। उदाहरण के लिए भोपाल गैस त्रासदी 1984, चशनाला कोयला खदान आपदा 1975, शिवकाशी आतिशबाजी आपदा तमिलनाडु 2012, विशाखापट्टनम गैस रिसाव, यह घटना 7 मई 2020 को घटित हुई थी। LG पॉलीमर उद्योग में स्टालिन नामक विषाक्त गैस के रिसाव के कारण। कौन कौन सी गैस? भोपाल गैस त्रासदी 1985 में, चशनाला कोयला खदान आपदा 1974 और शिवकाशी आतिशबाजी आपदा 2012, विशाखापट्टनम गैस रिसाव 2020।
पॉलीमर एस्टाइलिन नामक विषैली गैस के रिसाव के कारण हुई थी। भोपाल गैस त्रासदी भारत की सबसे बड़ी औद्योगिक दुर्घटना है। 2-3 दिसंबर 1984 को घटित हुई थी। तत्कालिक सीएम अर्जुन सिंह थे। भोपाल स्थित अमेरिकन कीटनाशक निर्माता कंपनी यूनियन कार्बाइड के कारखाने से जहरीली गैस मिथाइल आइसोसाइनाइड के रिसाव के कारण यह घटना घटित हुई थी। वॉरेन एंडरसन इस कंपनी का सीईओ था और 3787 लोगों की कम से कम मृत्यु हुई थी। डॉक्टर वदराजन के नेतृत्व में पुनर्वास हेतु ऑपरेशन फेज चलाया गया था। डॉक्टर वदराजन के नेतृत्व में संरचनात्मक विफलता से उत्पन्न आपदाएं, इसके अंतर्गत मानव निर्मित स्थायी संरचनाएं जैसे कि बहुमंजिला इमारत, भवन, अस्पताल, सिनेमा हॉल, पुल आदि का ध्वस्त होना शामिल होता है। संरचनात्मक विफलता के लिए प्राकृतिक और मानवजनित दोनों प्रकार के कारण उत्तरदायी होते हैं। उदाहरण के लिए 2013 में महाराष्ट्र के ठाणे में एक 7 मंजिला इमारत धंस गई थी। 1 अप्रैल 2018 को इंदौर में सरवटे बस स्टैंड के निकट MS होटल के गिरने से 10 लोगों की मृत्यु हुई थी। भोपाल के तात्कालिक कलेक्टर, जो कि कब भोपाल गैस त्रासदी के टाइम के है ना, तो भोपाल के तात्कालिक कलेक्टर मोती सिंह ने अपनी पुस्तक भोपाल गैस त्रासदी का सच में भोपाल गैस त्रासदी की घटना का विस्तृत वर्णन किया है। किसकी है? भोपाल गैस त्रासदी का सच, तो वहाँ के कलेक्टर मोती सिंह की है। अग्निकांड आपदाएं मानव निर्मित एवं अन्य संरचनाओं में विभिन्न कारणों से आग लगने से हुई घटनाओं को अग्निकांड आपदाएं कहा जाता है। संभावित क्षेत्र कार्यालय, सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल, धार्मिक शिखर, कारखाने एवं मिलें और वाणिज्यिक कॉम्प्लेक्स, ये सब अग्निकांड आपदाएं के स्थल हो सकते हैं। उदाहरण के लिए उपहार सिनेमा हॉल अग्निकांड 1997, बड़ा बाजार कोलकाता अग्निकांड 1999, विक्टोरिया पार्क अग्निकांड अप्रैल 2006 को मेरठ में घटित हुआ था। इसमें 65 लोगों की मृत्यु हुई थी। कलकत्ता में MRI अस्पताल अग्निकांड 2011 में हुआ था। डबवाली अग्निकांड हरियाणा के सिरसा में 23 दिसंबर 1995 को घटित हुई थी। इसमें 442 लोगों की मृत्यु हुई थी। सूरत कोचिंग अग्निकांड, इसमें 24 मई 2019 को घटित हुई, जिसमें 20 छात्रों की मृत्यु हुई थी। परमाणु रेडियो रिसाव आपदा, इसमें नाभिकीय संकट आपदा भी कहा जाता है। परमाणु शक्ति संयंत्रों की रिएक्टरों में रेडिएशन के रिसाव के कारण ये घटनाएं घटित होती हैं। उदाहरण के लिए चेरनोबिल त्रासदी, यह 26 अप्रैल 1986 को घटित हुई थी। यह सोवियत संघ अब यूक्रेन के प्रिपेट शहर में एक घटना स्थल पर हुई थी। इसमें 31 लोगों की मृत्यु हुई थी। फुकुशिमा डाइची परमाणु आपदा, फुकुशिमा डाइची परमाणु आपदा 11 मार्च 2011 को जापान के फुकुशिमा शहर की घटना है। इसकी शुरुआत तोहोकू भूकंप और सुनामी के कारण हुई थी। तोहोकू भूकंप और सुनामी के कारण हुई थी। फुकुशिमा डाइची कहाँ पर आया था? यह आया था अपने जापान में। अन्य मानवजनित आपदाएं भूमंडलीय तापन, प्रदूषण, युद्ध और आतंकवाद। आतंकवाद व्यक्तियों के समूहों द्वारा अनैतिक तथा गैरकानूनी विध्वंस कार्यों को आपदा कहा जाता है। मुख्य आतंकीकृत आतंक उत्पन्न करना, मनोवैज्ञानिक सदमा उत्पन्न करना, सामूहिक नरसंहार करना, निहत्थे और निर्दोष लोगों की हत्या करना और संपत्ति एवं अवसंरचना को नष्ट करना, ये सब किसके अंतर्गत आता है? आतंकवाद के अंतर्गत आता है। मुख्य आतंकी घटनाएं मुंबई सीरियल ब्लास्ट 12 मार्च 1993 को, जम्मू कश्मीर विधानसभा हमला 1 अक्टूबर 2001 को, भारतीय संसद हमला 13 दिसंबर 2001, अक्षरधाम मंदिर हमला
24 सितंबर 2002 दिल्ली सीरियल बम ब्लास्ट, 29 अक्टूबर 2005 मुंबई आतंकी हमला, 26 नवंबर 2008 पठानकोट हमला, 2 जनवरी 2015। महामारी आपदा, वैश्विक स्तर पर बड़े क्षेत्र में फैले रोगों को एक श्रेणी में रखा जाता है, जैसे कि कोरोना महामारी। ये सब क्या होती हैं? महामारी आपदाएं होती हैं। अब आती है प्राकृतिक आपदाएं। मानव पर दुष्प्रभाव डालने वाले प्राकृतिक परिवर्तन को प्राकृतिक आपदा कहा जाता है। ये अपेक्षाकृत तीव्रता से घटित होती हैं, जैसे कि आपदा सूखा, ये तीव्रता से घटित होती हैं। मानव का इन पर कोई नियंत्रण नहीं होता। वर्गीकरण, पहले आते हैं वायुमंडलीय, भौतिक, जलीय और जैविक आपदाएं। वायुमंडलीय आपदाएं में सूखा, चक्रवात, पाला, लू, बर्फानी तूफान, बिजली गिरना और शीतलहर आती हैं। जबकि भौमिक में क्या आती हैं? ज्वालामुखी, भूकंप, भूस्खलन और मृदा अपरदन, ये सब भौमिक के अंतर्गत, मतलब भूमि से रिलेटेड जो आपदाएं होती हैं वो। जलीय आपदाएं, बाढ़, सुनामी, ज्वार, ये सब जलीय आपदाएं होती हैं। जैविक आपदाएं, जैविक विषाणु फैलाव, महामारी, विनाशकारी कीट आक्रमण के कारण जैविक आपदाएं घटित होती हैं। मुख्य आपदाओं का संक्षिप्त वर्णन। बाढ़ आपदा, एक ऐसी स्थिति जिसमें कोई क्षेत्र अस्थायी रूप से जलमग्न हो जाता है एवं व्यापक स्तर पर जन धन की हानि हो जाती है, उसे बाढ़ कहते हैं। बाढ़ के प्रति भारत अत्यधिक संवेद है। बाढ़ आयोग के अनुसार भारत में लगभग 40 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्र बाढ़ के लिए संवेदनशील है। भारत में बाढ़ प्रभावित क्षेत्र इस प्रकार हैं। गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन, भारत का सबसे बड़ा बाढ़ प्रभावित क्षेत्र। पूर्वीय उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, असम यहाँ के प्रमुख क्षेत्र बाढ़ प्रभावित क्षेत्र हैं। मणिपुर के बराक नदी के कारण बाढ़ आती है और यमुना के कारण दिल्ली और हरियाणा में बाढ़ आती है। मणिपुर में बराक नदी के कारण आती है, यमुना में दिल्ली और हरियाणा में यमुना के कारण आती है। मध्यवर्ती एवं प्रायद्वीपीय क्षेत्र, मध्य भारत में नर्मदा, सोन, ताप्ती के कारण बाढ़ आती है। उड़ीसा में महानदी, ब्राह्मणी नदी के कारण बाढ़ आती है। आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में लौटते मानसून और चक्रवाती वर्षा के कारण बाढ़ आती है। तो देखो कौन कौन से कारण है। पहले आते हैं गंगा और ब्रह्मपुत्र वाले क्षेत्र में, यहाँ पर सबसे ज़्यादा बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है। पूर्वोत्तर में देखा जाए तो उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और असम बाढ़ प्रभावित क्षेत्र हैं। मणिपुर में बराक नदी के कारण, यमुना के कारण दिल्ली और हरियाणा में बाढ़ आती है। मध्यवर्ती और प्रायद्वीपीय क्षेत्र, तो मध्य प्रदेश में सोन, नर्मदा और ताप्ती के कारण बाढ़ आती है। उड़ीसा में महानदी, ब्राह्मणी नदी के कारण आती है और आंध्र प्रदेश में और तमिलनाडु में जो लौटता मानसून है और चक्रवर्ती वर्षा है उसके कारण बाढ़ आती है। राजस्थान के क्षेत्र में प्रवाह मार्ग अवरुद्ध होने के वजह से बाढ़ आ जाती है, मतलब मार्ग प्रबुद्ध नहीं है, उस अवरुद्ध आ जाता है और इसके कारण बाढ़ आती है राजस्थान में। सर्वाधिक बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है उत्तर प्रदेश, बिहार, पंजाब और हरियाणा। उत्तर प्रदेश, बिहार, पंजाब और हरियाणा। भारत की शोक नदियाँ, बिहार का शोक कोसी को कहा जाता है, बंगाल का शोक दामोदर नदी को कहा जाता है, उड़ीसा का शोक महानदी को कहा जाता है और यूपी का शोक घाघरा नदी को कहा जाता है और असम का शोक ब्रह्मपुत्र नदी को कहा जाता है। बिहार का शोक कोसी, बंगाल का शोक दामोदर, उड़ीसा का शोक महानदी, यूपी का शोक घाघरा नदी और असम का शोक ब्रह्मपुत्र नदी को कहा जाता है। बाढ़ रोकथाम हेतु उपाय। 1954 को राष्ट्रीय बाढ़ नियंत्रण कार्यक्रम आयामी प्रारंभ किया गया। मतलब बाढ़ कैसे आती है? चारों तरफ से आती है, बिल्कुल एकदम फटाक से। तो 5-4 फटाक से चारों तरफ से आती है। तो 5-4 आपदा को नियंत्रण कार्यक्रम और 3 आयामी स्टार्ट किए गए थे, है ना। तो बाढ़ को रोकना है तो भैया पचाक चारों तरफ से रोकना पड़ेगा। तो 5-4 1954 को राष्ट्रीय बाढ़ नियंत्रण कार्यक्रम चलाया गया था। 1976 राष्ट्रीय बाढ़ आयोग का गठन किया गया था। मतलब उसके लिए बाढ़ आ रही है तो उसके लिए आयोग बनाना पड़ेगा ना, कि भैया किसके लिए कौन रोकेगा, यहाँ से तुम रोकोगे, यहाँ से तुम रोकोगे, खाने की व्यवस्था तुम करोगे। ऐसी व्यवस्थाएं बनाने के लिए एक आयोग बनाया जाता है। तो राष्ट्रीय बाढ़ आयोग का बनाया गया था 1976 में बनाया गया था। 1976 में बनाया गया।
केंद्रीय जल आयोग 1945 को बनाया गया। जब भारत आज़ाद हुआ था उसके पहले ही बन गया था, है ना। 1945 में बनाया गया, 45 में ही बन गया था। 1972 में पटना में गंगा बाढ़ नियंत्रण आयोग बना। भैया गंगा में इतनी भयानक बाढ़ आती है कि भैया सब बहा ले जाती है। तो पटना में, मतलब पटना कहाँ है अपना, बिहार, पटना है ना, वहाँ पर गंगा को बाढ़ नियंत्रण आयोग बनाया गया। तो भैया सब लोगों के साथ मांगे थे 72 पटना में गंगा बाढ़ नियंत्रण आयोग बनाना है, तो 1972। राष्ट्रीय जल नीति 2012 के जरिए प्रयास किए गए थे। आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 में प्रयास किए गए। और नदी जोड़ो परियोजना, नदी को जोड़ दो तो भैया बाढ़ नहीं आएगी। कितने किए गए हैं, तो सबसे पहले आता है हमारा आज़ादी से पहले, देख लो। तो आज़ादी से पहले ही एक केंद्रीय जल आयोग बनाया गया था। मतलब इतना बड़ा भारत है तो जल भी, उसके लिए आयोग भी नहीं बनाया भारत ने, तो इसलिए भी पहले अंग्रेज़ों ने बोला कि आज़ाद होंगे उसके बाद जल आयोग बनाएंगे, इससे पहले बना दो। तो 1945 को केंद्रीय जल आयोग बनाया गया। फिर भारत आज़ाद हो गया। उसके बाद आता है 1954, तो चारों तरफ से बाढ़ आती है, तो राष्ट्रीय बाढ़ नियंत्रण कार्यक्रम 1954 को बनाया गया। उसके बाद जो आयोग था ना, राष्ट्रीय बाढ़ आयोग 1976 को बना। और उसके बाद 72 में बना था हमारे नर्मदा बाढ़ नियंत्रण आयोग, जो कि बिहार, पटना में बनाया गया था। राष्ट्रीय जल नीति घोषित की गई 2012 में। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम आया 2015 में। और नदी जोड़ो परियोजना भी आपदा प्रबंधन के लिए ही स्टार्ट की गई है। भारत में बाढ़ प्रमुख उदाहरण, भारत में बाढ़ कौन कौन सी आई है। पहले आती है उत्तराखंड बाढ़। इसका परिचय 26 जून 2013 को मंदाकिनी नदी में यह बाढ़ आई थी। कारण था भारी वर्षा और बादल का फटना। प्रभाव, केदारनाथ मंदिर मलबे में दब गया था। राहत अभियान चलाए गए थे 3। पहला था राहत, गंगा का प्रहार और सूर्य होप। जब पूरे देखो, पहले क्या है, मंदाकिनी नदी किसकी सहायक नदी है, गंगा की सहायक नदी है ना। जब पूरे में बह गई तो लोगों को क्या, भैया कहाँ जाएंगे, गंगा के पास जाएंगे, तो गंगा प्रहार, तो ऑपरेशन गंगा प्रहार चलाया था। फिर एक सूर्य दिखी तो सूर्य होप, तो ऑपरेशन सूर्य होप चलाया गया था। ये दोनों ही भारतीय सेना के द्वारा चलाया गया था। और वायु से आई थी उनके लिए राहत, तो ऑपरेशन राहत चलाया गया था वायु सेना के द्वारा। 3 ऑपरेशन चलाए गए थे। कब आई थी, 2013 में आई थी, जून के महीने में। कहाँ पर, केदारनाथ में मंदाकिनी नदी में बाढ़ आई थी। कारण क्या हुआ था, पूरा मंदिर, भारी वर्षा था और बादल फट गया था, पूरा मंदिर में मलबे से भर गया था और लोग भी बह गए थे। 3 ऑपरेशन चलाए गए थे। पहला आता है क्या, गंगा प्रहार और सूर्य होप, ये दोनों ही भारतीय सेना के द्वारा चलाए गए थे। और ऑपरेशन राहत यह वायुसेना के द्वारा चलाया गया था। जम्मू कश्मीर बाढ़ 2014, मतलब 1 साल बाद ही जम्मू कश्मीर बाढ़ आई। सितंबर 2014 की घटना, जिसमें 200 से अधिक लोगों की मृत्यु हुई थी। भारतीय सेना एवं वायुसेना ने ऑपरेशन सहायता और मेघ राहत चलाया था। ऑपरेशन सहायता और मेघ राहत चलाया था। भैया मेघ ही फट रहे हैं हर जगह जाके, है ना, या फिर बादल ही ज़्यादा फट रहे हैं, तो उनके लिए राहत देने के लिए तो मेघ राहत चलाई थी किसने, जम्मू कश्मीर के द्वारा चलाया गया था। ऑपरेशन सहायता जम्मू कश्मीर में आई थी बाढ़, तो उसके लिए दी गई थी सहायता, तो ऑपरेशन सहायता। ये दोनों ही, एक ऑपरेशन सहायता चलाई गई थी, सहायता हाथ से दी गई थी, तो भारतीय सेना के द्वारा। और मेघ राहत मतलब बादलों की राहत दी गई थी, तो वायुसेना के द्वारा ये चलाई गई थी। जम्मू कश्मीर बाढ़ 2014 में। केरल बाढ़ आई थी, अगस्त 2018 की घटना है। इसमें 400 से अधिक लोगों की मृत्यु भी हुई थी। अब आती है शहरी बाढ़। अर्थ, शहरी क्षेत्र में विभिन्न कारणों से आने वाली बाढ़ को शहरी बाढ़ के नाम से जाना जाता है। कारण क्या हो सकते हैं, अधिक वर्षा, नालियों का अपर्याप्त क्षमता और अनियोजित शहरीकरण के कारण शहरी बाढ़ आती है। उदाहरण के लिए मुंबई बाढ़, जो कि हमेशा आती है, 2005 में और 2017 में आई थी। सूरत बाढ़ 2006 में आई थी। चेन्नई बाढ़ 2015 में आई थी और बेंगलुरु बाढ़ आई थी। भूकंप आपदा, पृथ्वी की सतह में अचानक आने वाले कंपन को ही भूकंप कहा जाता है। भूकंप एक प्राकृतिक घटना है जिसमें पृथ्वी के भीतर से ऊर्जा मुक्त होने के कारण लहरें चारों ओर फैलकर भूकंप लाती हैं। जहां से भूकंप जनित
ऊर्जा निकलती है उस क्षेत्र को उद्गम क्षेत्र कहा जाता है। मतलब जहाँ से भूकंप जनित ऊर्जा निकलती है उस क्षेत्र को क्या कहा जाता है? उद्गम केंद्र या फिर फोकस कहा जाता है। भूतल का वह के बिंदु जहाँ पर ऊर्जा से उत्पन्न तरंगों को सबसे पहले महसूस किया जाता है उसे कहा जाता है अभिकेंद्र बिंदु या फिर एपिसेंटर कहा जाता है। मतलब जहाँ से उत्पन्न हुई है तो क्या हो गया? फोकस बिंदु हो गया, तो उसे क्या कहा जाता है? उद्गम बिंदु या फिर फोकस कहा जाता है। लेकिन जहाँ पे महसूस किया गया है, मतलब हमने अभी बिल्कुल महसूस किया है, तो अभिकेंद्र या फिर एपिसेंटर कहा जाता है। अभिकेंद्र उद्गम केंद्र के ठीक ऊपर भूतल पर स्थित होता है। मतलब जहाँ से वह उद्गम हुआ है उसके ऊपर ही क्या होता है? अभिकेंद्र उद्गम के ठीक ऊपर होता है। विश्व के अधिकांश भूकंप पृथ्वी के भीतर 50 से 100 किलोमीटर की गहराई में उत्पन्न होते हैं। भूकंपों का अध्ययन सिस्मोलॉजी कहलाता है। और भारत में भूकंप के क्षेत्र कौन कौन से हैं? तो भारत में भूकंप के मुख्यतः 4 क्षेत्र हैं। पहला आता है जोन 2, जोन 3, जोन 4 और जोन 5। जोन 2 में यह बहुत ही कम तीव्रता से भूकंप आते हैं, मतलब 2 है, थोड़ा बहुत आएगा। दक्षिण भारत के अधिकांश हिस्से इसी जोन के अंतर्गत आते हैं। दक्षिण भारत में जितने भी भूकंप आते हैं वह जोन 2 के अंतर्गत आते हैं। जोन 3 मध्य भूकंपीय तीव्रता की क्षेत्र होती है, जहां पर 7 की तीव्रता तक भूकंप आते हैं। केरल, गोवा, लक्षद्वीप, उत्तर प्रदेश, गुजरात, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, बिहार, महाराष्ट्र के कुछ हिस्से इसी वर्ग के अंतर्गत आते हैं, जो कि हमारा मध्य प्रदेश हो गया, उत्तर प्रदेश तक हो गया, केरल, गोवा, लक्षद्वीप, गुजरात, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, बिहार, महाराष्ट्र, ये सब किसके अंतर्गत आते हैं? ऑपरेशन या जोन 3 के अंतर्गत आते हैं। मतलब तीनों दिशाओं में फैल रहा है। मतलब पूरा अपना पश्चिम ले लो, केरल से गोवा, लक्षद्वीप ऊपर गुजरात तक, फिर इस साइड गुजरात से फिर पश्चिम बंगाल तक ले लो, मध्य प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, गुजरात, यूपी, फिर आता है उड़ीसा, ये तीनों दिशाओं में फैल रहा है, तो जोन 3 के अंतर्गत आता है। जोन 4 गंभीर भूकंप तीव्रता का क्षेत्र, जहां पर 8 की तीव्रता तक भूकंप आते हैं। इसमें जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश का भाग, गुजरात के कुछ भाग, पश्चिमी महाराष्ट्र इसी वर्ग के अंतर्गत आते हैं। तो जोन 4 में क्या आ जाएगा भैया? बिल्कुल एकदम 4 का झटका लगेगा। तो ये भूकंपीय तरंगें होती हैं, इसकी तीव्रता कितनी होती है? 8 तक की तीव्रता होती है। और जो हमारे यहाँ के पर्वत हैं, जैसे लद्दाख हो गया, जम्मू कश्मीर हो गया, गुजरात का कुछ क्षेत्र हो गया, महाराष्ट्र के कुछ पहाड़ी क्षेत्र हो गए, वहाँ पर जोन 4 के झटके महसूस किए जाते हैं। अब आते हैं जोन 5। यह बहुत अधिक गंभीर तीव्रता वाला भूकंपीय क्षेत्र होता है। इसमें पूर्वोत्तर भारत, मतलब जो हमारा पूरा हिमालय वाला रीजन है, पूर्वोत्तर भारत, लद्दाख और गुजरात का कुछ क्षेत्र, उत्तरी बिहार, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, अंडमान निकोबार द्वीप समूह इसी वर्ग के अंतर्गत आते हैं। किसके अंतर्गत? 5 के अंतर्गत आते हैं। जोन में 5 में क्या आता है? पूरा अंडमान निकोबार द्वीप समूह, उसके ऊपर जाएंगे तो पूरा पूर्वोत्तर हमारा सिक्किम, लद्दाख वगैरह, उत्तराखंड, और इस साइड जाके गुजरात में देखो दूसरे झटके महसूस किए जाते हैं, तीसरे झटके महसूस किए जाते हैं, और चौथे भी किए जाते हैं, और 5वें भी किए जाते हैं। भारत में आए प्रमुख भूकंप: लातूर भूकंप, महाराष्ट्र, 30 सितंबर 1993 को आया था लातूर में। जबलपुर भूकंप 22 मई 1997 को आया था। चमोली भूकंप उत्तराखंड में 29 मार्च 1999 को आया था। कच्छ भूकंप 2001 को आया। कोयना घाटी भूकंप महाराष्ट्र 1967 को आया। उत्तरी सुमात्रा का भूकंप 26 दिसंबर 2004 को 8.9 तीव्रता का भूकंप आया। भारत और श्रीलंका को भी प्रभावित किया था। इस 2.83 लाख लोगों की मृत्यु हुई थी। उत्तरी सुमात्रा का भूकंप। पीओके भूकंप 8 अक्टूबर 2015 को आया था। सिक्किम भूकंप सितंबर 2011 को आया। नेपाल भूकंप 2015 को, और 22 नवंबर 2020 को मध्य प्रदेश के शिवरी में 4.7 भूकंप की तीव्रता का भूकंप आया था। कक्ष भूकंप 2001, यह जनवरी 2001 को आया था, जिसे भुज या फिर गुजरात भूकंप भी कहा जाता है। समय था इसका 8:46 AM। तीव्रता थी 7.7। कारण था भारतीय प्लेटों में स्थित भ्रंश। केंद्र गुजरात के कच्छ क्षेत्र में चोवारी गांव के निकट लगभग 20,000 लोगों की मृत्यु हो गई थी। कच्छ भूकंप 2001 में कब आया था? 26 जनवरी के दिन आया था।
DARC द्वारा गौरी बदानूर कर्नाटक, ट्रॉम्बे दिल्ली स्थित केंद्रों के जरिए भूकंपकीय गतिविधियों पर निगरानी रखी जाती है। तो किसके द्वारा रखी जाती है? बार्क द्वारा गौरी बदनूर। गौरी जी मतलब क्या है? हमारी शंकर जी की वाइफ समझ लो, है ना, याद करने की ट्रिक है। तो शंकर जी की वाइफ कौन है? हमारी गौरी जी हैं। तो गौरी बदनूर कर्नाटक, ट्रॉम्बे मतलब 3 आँखों वालों, 3 आँखों वाले भगवान जी के ट्रॉम्बे, और दिल्ली उनके दिल में रहती हैं। तो गौरी ट्रॉम्बे दिल्ली स्थित केंद्र के जरिए भूकंप की गतिविधियों पर निगरानी रखी जाती है। तो कौन निगरानी रखता है? तो भैया हमारे भूकंप किसके कारण आते हैं? प्रलय हो गया ना भूकंप का तो एक कारण, तो प्रलय कौन लाते हैं? शिव जी लाते हैं। तो उन पर नज़र कौन रखेगा? गौरी जी रखेंगी। क्यों? क्योंकि भैया उनके जो 3 नेत्र हैं उनके दिल में रहती हैं गौरी जी। तो ट्रॉम्बे और दिल्ली में 3 केंद्र बनाए गए हैं जो कि भूकंप की निगरानी करते हैं। गुरुग्राम, यह देश का पहला भूकंप की पूर्व चेतावनी प्रणाली का शुभारंभ किया गया था जुलाई 2016 में। तो 16 संस्कार करके गुरुग्राम में गुरु भगवान ने गुरु के ग्राम में भूकंप की चेतावनी दी गई थी। कब? 2016 में गुरुग्राम में भूकंप पर पूर्व चेतावनी प्रणाली शुभारंभ की गई थी। भूकंप की तीव्रता और उसका प्रभाव, यदि 0 से 1.6 तक तीव्रता होती है या 9 तक तीव्रता होती है तो सिर्फ सिस्मोग्राफ में ही पता चलता है, मतलब ये बहुत छोटी सी, ज़्यादा भूकंप नहीं आता। 2 से 2.9 हल्का कंपन होता है, मतलब 0 से 1 तक आ रहा है, मतलब 2 तक ही आ रहा है। तो मतलब क्या हो जाएगा? सिर्फ हमारे पेज में थोड़ा सा हलचल होगी। फिर आता है 2 से 9 तक, नहीं 2 से 2.9 या फिर 3 तक मान लो, कितना हो जाएगा? हल्का भूकंप हो गया, मतलब 43, मतलब इतना सिर्फ हल्का सा कंपन होता है। फिर आता है 3 से 3.9 या फिर 4 तक। कोई ट्रक जिसके नज़दीक से गुजर जाए तो ऐसा असर होता है, मतलब 3 एकदम से ट्रक हमारे आजू बाजू से गुजर गया तो कैसे हम लोग एकदम से सन्न पड़ जाते ना, तो उतना भूकंप होता है, महसूस होगा। 3 4 से 4.9 खिड़कियां टूट जाती हैं भैया, हमारी 4 दीवारी की जो खिड़कियां होती हैं वह टूट जाती हैं 4 में। दीवारों पर टंगी फ्रेम गिर जाती है, मतलब भूत वाली फीलिंग आने लगती है, लेकिन नहीं, भूत नहीं है, भूकंप है। तो 4 से 4.9 तक कितनी हो जाती हैं? हमारी खिड़कियां टूट जाती हैं और हमारे फोटो फ्रेम भी गिर जाते हैं। फिर आती है 5 से 5.9 तक फर्नीचर हिलने लगता है भैया, फर्नीचर 5 से 5 कितना है? फर्नीचर हिलने लगेगा। 6 से 6.9 तक इमारतों की नींव दरक जाती है, मतलब क्या होती है भैया? छपरा दिखने लगता है, छपरे गिरने लगते हैं, नीचे की दरारें निकल आती हैं इमारतों में। तो 6 से 6.9 में क्या होता है? इमारतों की नींव में दरारें आ जाती हैं, ऊपरी मंजिल को नुकसान हो सकता है। 7 से 7.9 तक इमारतें गिर जाती हैं। 7 से भैया क्या होता है? भैया 7 फ्लोर की इमारतें भी धड़ाम से नीचे गिर जाती हैं, ज़मीन के अंदर पाइप फट जाते हैं। और 8 से 8.9 में क्या होता है? इमारतों सहित बड़े पुल भी गिर जाते हैं, ठाठ से बनाए हुए पुल भी गिर जाते हैं 8.9 तक। अब आता है 9, जो कि भैया बहुत ही भयानक होगा, पूरी तरह से तबाही ला देता है। कोई मैदान में खड़ा हो तो उसे धरती लहराते हुए दिखाई देती है, यदि समुद्र नज़दीक हो तो सुनामी आने की पूर्ण संभावनाएं हो जाती हैं। तो चलिए देखते हैं हम भूकंप की तीव्रता और उसके प्रभाव को फिर से। पहले आते हैं 0 से 1-2 तक देखते हैं, तो कितना होगा? सिर्फ हमारे सिस्मोग्राफ में ही होगा। फिर 2 से 2.9 तक में क्या होगा? हमें सिर्फ थोड़ा सा कंपन महसूस होता है। 3 से 3.9 तक में क्या होगा? ऐसा लगेगा जैसे बगल से ट्रक निकल गया होगा। 4.9 तक, 4 से क्या होगा? हमारे ग्लास फूट जाएंगे, खिड़कियों के में फ्रेम फूट जाएंगे, ये सब फूट जाएगा। 5 में क्या होगा? हमारा पूरा फर्नीचर हिलने लगेगा, और 5.9 तक में। फिर आता है 6 में क्या होगा? घरों में दरारें आ जाएंगी, नींव हिलने लगेगी और ऊपर की जो इमारतें होती हैं उनको नुकसान होने का खतरा हो जाता है। 7 में क्या होगा? और 7.9 तक जो इमारतें हैं वह धड़ाम से गिर जाएंगी। 8 से 8.9 तक क्या होता है? जो बड़े बड़े ब्रिज होते हैं, पुल होते हैं, ये तब सब गिर जाते हैं। और 9 में क्या होता है? यह भयानक वाला होता है, यदि समुद्र निकट है तो सुनामी आने का डर रहता है। मैदान में खड़े हो तो मैदान झूलते हुए दिखाई देता है, लहराते हुए दिखाई देता है और भारी तबाही आती है। नेपाल भूकंप 2015 25 अप्रैल 2015 को आया था। तीव्रता थी इसकी 7.8, तीव्रता कितनी थी? 7.8। केंद्र था इसका लामजुंग, नेपाल, लामजुंग, नेपाल। भूकंप
बिहार, भारत में, चीन और बांग्लादेश में भी इसको महसूस किया गया था। भारत ने बचाव हेतु अभियान मैत्री चलाया था। भैया नेपाल में आया, नेपाल तो भारत का मित्र है, तो उसको बचाने के लिए ऑपरेशन मैत्री चलाया था। किसने? भारत ने। कब आया था? 2015 में आया था भूकंप। सुनामी आपदा। समुद्री तटीय इलाकों में समुद्र के अंदर उपस्थित अनियंत्रित एवं शक्तिशाली लहरों की एक विशाल श्रृंखला को सुनामी कहा जाता है। इसे समुद्री भूकंप भी कहा जाता है। सुनामी एक जापानी शब्द है जो कि सु प्लस नामी दो शब्दों से मिलकर बनी है। सु मतलब समुद्री तट और नामी मतलब लहरें। सुनामी समुद्री तट की लहरें। भारत में सुनामी हेतु संवेदनशील क्षेत्र हैं क्योंकि पूर्वी एवं पश्चिमी तट की अवस्थिति, दोनों जगह पर तट हैं इसलिए सुनामी आने के चांसेस हैं। तट रेखाओं के आसपास सघन आबादी है, तो भैया यदि सुनामी आएगी तो बहुत जन धन की हानि भी होगी। भारत पर प्रभाव डालने वाली प्रमुख सुनामियाँ। कक्षरण सुनामी गुजरात में आई थी 1819 में। ग्रेट निकोबार सुनामी 1849 में। हिंद महासागर की सुनामी जो कि 2004 में आई थी, अभी तक की बहुत भयानक वाली। कब आई थी? 26 दिसंबर 2004 को आई थी। कारण था भूकंप एवं बर्मा प्लेट एवं भारतीय प्लेट में आई दरारें, इसके कारण से सुनामी आई थी। प्रभाव था 14 देशों से लगभग 2.83 लाख लोगों की मृत्यु हुई थी। राहत पीड़ितों के लिए भारतीय सेना द्वारा ऑपरेशन मदद चलाया गया था। कहाँ पर आई थी? हिंद महासागर में आई थी। जितने भी हिंद महासागर से लगने वाले देश हैं उन सभी में आई थी। और कारण क्या था? भूकंप था और बर्मा प्लेट और जो भारतीय प्लेट है उनमें आई दरारें। 26 दिसंबर 2004 को आई थी और 14 देश से प्रभावित हुए थे और भारत ने इसके लिए ऑपरेशन मदद चलाया था। सुनामी निवारक उपाय। DOT INCOIS और ITEWC डॉट, इसका पूरा नाम होता है डीप ओशन असेसमेंट एंड रिपोर्टिंग ऑफ सुनामी। टी की सुनामी की स्पेलिंग होती है टी होता है और साइलेंट होता है टी। तो डॉट क्या है भैया? डीप ओशन, जो ओशन है उसमें डीप से असेसमेंट करना और उसकी रिपोर्टिंग देना ऑफ सुनामी। यह सुनामी चेतावनी हेतु अत्याधुनिक तकनीक होती है। इसके दो भाग होते हैं। सुनामी मीटर, इसमें समुद्री तल में भूकंप की तीव्रता की जानकारी देता है। और सिग्नलिंग और कम्युनिकेटिंग उपकरण। कम्युनिकेटिंग क्या मतलब? प्रसार करना, चेतावनी को प्रसारित करना। और सिग्नलिंग मतलब संकेत भेजना। यह सुनामी प्रभावित संभावित क्षेत्रों में सुनामी की चेतावनी को प्रसारित करता है। भारत में इस क्षेत्र में प्रयास करते हुए निम्न संस्थानों की स्थापना की गई जो कि इस प्रकार है। पहला आता है इनकोइस, इसका पूरा नाम होता है इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशन इंफॉर्मेशन सिस्टम, मतलब इंडिया का नेशनल सेंटर है ओशन इंफॉर्मेशन सिस्टम के लिए। 1999 में इसकी स्थापना की गई थी। इनकोइस इंफॉर्मेशन है तो 1999 नो ओशन के बारे में नो इन्फॉर्मेशन, तो 1999 में इसकी स्थापना की गई थी। यह भारत सरकार के पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अधीन कार्य करता है क्योंकि भैया ओशन किससे रिलेटेड है? पृथ्वी से है, तो इसलिए पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय से संबंधित है। इसमें 2004 में आई सुनामी के बाद चेतावनी प्रणाली के रूप में ITEWC का विकास किया गया था। तो ITEWC क्या है? तो ये है भैया इंडियन सुनामी अर्ली वार्निंग सिस्टम। मतलब यदि भैया इंडिया में सुनामी आती है तो हमें पहले ही वार्निंग मिल जाएगी। अर्ली वार्निंग मतलब पूर्व चेतावनी सेंटर बनाया गया है। तो इंडियन सुनामी अर्ली वार्निंग सेंटर कब बनाया गया था भैया? तो एक दिन चेतावनी नहीं देनी है, हमें 7 दिन चाहिए, तो 2007 में बनाई गई थी। 15 अक्टूबर 2007 को बनाया गया था इंडियन सुनामी अर्ली वार्निंग सेंटर। यह हिंद महासागर में अवस्थित विश्व की आधुनिकतम एवं सक्षम सुनामी चेतावनी प्रणाली। कहाँ पर स्थापित की गई है? इसको हिंद महासागर में इसको स्थापित किया गया है, इंडियन सुनामी अर्ली वार्निंग सेंटर। कब स्थापित किया गया था? 2004 में जब सुनामी आई थी ना, उसके बाद 2007 में। वनाग्नि आपदा, जंगलों में लगी अनियंत्रित आग को वनाग्नि कहा जाता है। इसके व्यापक स्तर पर जैव विविधता का ह्रास होता है। उदाहरण के लिए 2019 में ब्राज़ील के जंगलों में लगभग 75
70,000 वनाग्नि की घटनाएं हुई थी। ऑस्ट्रेलिया में वनाग्नि 2020 में हुई थी और 2018 में कैलिफोर्निया में आग लगी थी। ऑस्ट्रेलिया वनाग्नि 2020 सितंबर से दिसंबर 2020 में यह घटित हुई थी। ऑस्ट्रेलिया में न्यू साउथ वेल्स एवं क्वींसलैंड क्षेत्र बुरी तरह से प्रभावित हुए थे। ऑस्ट्रेलिया की विशिष्ट जीव कोआला की 50% जनसंख्या इसमें समाप्त हो गई थी। उसकी बात क्या आई थी, ये हमारे ब्राज़ील में भी वनाग्नि लगी थी। भारत में वनाग्नि असम, त्रिपुरा, मिजोरम, उत्तराखंड के जंगल वनाग्नि के अत्यंत उच्च प्रवण क्षेत्र रहे हैं। महाराष्ट्र, दक्षिणी छत्तीसगढ़, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और मध्य उड़ीसा के क्षेत्र लगभग अत्यंत प्रवण वन फायर हॉटस्पॉट में बदल जाते हैं। तो कौन कौन बदल जाता है? महाराष्ट्र, दक्षिण छत्तीसगढ़, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, मध्य उड़ीसा के क्षेत्र लगातार अत्यंत प्रवण वन फायर हॉटस्पॉट में बदल जाते हैं। नवीनतम उदाहरण 2020 से 2021 तक में उत्तराखंड में वनाग्नि आई थी। कुल्लू घाटी हिमाचल प्रदेश में, दजको घाटी नागालैंड मणिपुर सीमा में, सिमलीपाल नेशनल पार्क उड़ीसा में आग लगी थी और बांधवगढ़ नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में भी आग लगी थी। नवीनतम कौन कौन से हैं? उत्तराखंड में वनाग्नि, कुल्लू घाटी, दजको घाटी जो कि मणिपुर और नागालैंड के बीच में है, सिमलीपाल नेशनल पार्क उड़ीसा और बांधवगढ़ नेशनल पार्क मध्य प्रदेश। सूखा यह एक दीर्घकालीन स्वरूप की प्राकृतिक आपदा होती है। लंबे समय तक कम वर्षा और जल की कमी के कारण सूखे की समस्या उत्पन्न होती है। सिंचाई आयोग ने वर्षा की मात्रा एवं विचलनशीलता के आधार पर सूखा प्रभावित क्षेत्रों को 2 भागों में बांटा है। पहला होता है सूखा क्षेत्र और दूसरा होता है सूखाग्रस्त क्षेत्र। सूखा क्षेत्र यहाँ वर्षा की मात्रा 50 सेंटीमीटर से कम होती है एवं वर्षा की विचलनशीलता 25% से अधिक होती है, तो इसे क्या कहा जाता है? सूखा क्षेत्र कहा जाता है। और सूखाग्रस्त क्षेत्र वैसे क्षेत्र जहाँ पर सामान्य वर्षा 75 सेंटीमीटर से कम या फिर वर्षा की विचलनशीलता सामान्य प्रतिशत से होती है, तो उसे क्या कहा जाता है? सूखाग्रस्त क्षेत्र कहा जाता है। देखो सूखा क्षेत्र क्या हो गया, यहाँ वर्षा की मात्रा 50 सेंटीमीटर से कम है, मतलब वर्षा ही 50 सेंटीमीटर से कम हो रही है एवं वर्षा की जो विचलनशीलता है वह 25% से अधिक है। विचलन भी कितना है? 25% से अधिक है, तो वो सूखा क्षेत्र हो गया। लेकिन सूखाग्रस्त क्षेत्र क्या हो जाएगा? जहाँ पर क्षेत्र सामान्य वर्षा 75 सेंटीमीटर से कम है और वर्षा की विचलनशीलता 25% है, तो उसे सूखाग्रस्त क्षेत्र कहा जाता है। सूखे के प्रकार और वर्ग: सामान्य सूखा, कृषिगत सूखा, मौसमी सूखा, जलीय सूखा, सामाजिक आर्थिक सूखा और पारिस्थितिकी सूखा, सूखा वर्ष और सूखा संबंध मतलब कृषि संबंधी सूखा। इतने सारे सूखे के कारण होते हैं। तो पहला कौन सा होता है? सामान्य सूखा। ऐसे क्षेत्र जहाँ पर औसत वर्षा 100 सेंटीमीटर से कम होती है उसे सामान्य सूखा कहा जाता है। मतलब वर्षा कितनी होगी? 100 सेंटीमीटर से कम होगी, औसत सूखा। गुजरात और राजस्थान के क्षेत्र। कृषिगत सूखा, जब मिट्टी में फसल उत्पादन हेतु आवश्यक नमी की कमी हो जाती है, मतलब जब मिट्टी में जो फसल उत्पादन के लिए आवश्यक जो नमी होती है उसकी कमी हो जाती है, उसे कृषिगत सूखा कहा जाता है। इससे अकाल की स्थिति उत्पन्न होती है। मौसमी सूखा, असामयिक एवं अपर्याप्त वर्षा का होना मौसमी सूखा होता है। जलीय सूखा, भूमिगत जल में कमी होने पर और सतही जल के सूखने से उत्पन्न सूखा जलीय सूखा कहलाता है। सामाजिक आर्थिक सूखा, फसल बर्बाद होने से खाद्य पदार्थों की उपलब्धता में कमी आती है, आय में गिरावट के कारण उत्पन्न सूखा सामाजिक आर्थिक सूखा कहलाता है। मतलब फसल बर्बाद होने से खाद्य पदार्थों की उपलब्धता में कमी और आय में गिरावट के कारण उत्पन्न सूखा सामाजिक आर्थिक सूखा होता है। पारिस्थितिकी सूखा, जल की कमी के कारण किसी प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र की उत्पादकता में कमी हो जाना पारिस्थितिकी सूखा कहलाता है। तो जल की कमी के कारण किसी प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र की उत्पादकता में कमी हो जाना पारिस्थितिकी सूखा कहलाता है। नोट: भारतीय मौसम विज्ञान ने 5 प्रकार की सूखा स्थितियों को चिन्हित किया है। पहला आता है सूखा सप्ताह, जब साप्ताहिक वर्षा सामान्य के आधे से भी कम होती है तो उसे सप्ताह या सूखा सप्ताह कहा जाता है। मौसमी सूखा, मौसमी वर्षा का सामान्य के मानक विचलन की तुलना में कम होना मौसमी सूखा कहलाता है। गंभीर सूखा वर्ष, जब वर्षा सामान्य से 25 से
40% या फिर इससे कम होती है तो इसे गंभीर सूखा कहा जाता है। सूखा वर्ष जब वर्षा सामान्य से 20% या इससे भी अधिक कम होती है तो उसे सूखा वर्ष घोषित किया जाता है। कृषि संबंधी सूखा मध्य जून से सितंबर के मध्य निरंतर 4 सूखे सप्ताहों की स्थिति को कृषि संबंधी सूखा कहा जाता है। भारत में सूखा क्षेत्र, भारत में लगभग 30% क्षेत्र सूखा प्रवण क्षेत्र होता है। भारत में सूखाग्रस्त क्षेत्रों को 3 वर्षों में बांटा गया है। अत्यधिक सूखा क्षेत्र, अधिक सूखा प्रभावित क्षेत्र और मध्यम सूखा प्रभावित क्षेत्र। अधिक सूखा क्षेत्र क्या होता है? लगभग संपूर्ण राजस्थान, गुजरात का कच्छ क्षेत्र अत्यधिक सूखा क्षेत्र के अंतर्गत आता है। अधिक सूखा प्रभावित क्षेत्र पूर्वी राजस्थान के कुछ क्षेत्र, मध्य प्रदेश का अधिकांश भाग, महाराष्ट्र का पूर्वी भाग, कर्नाटक पठार, आंध्र प्रदेश का आंतरिक भाग, तमिलनाडु का उत्तरी भाग, झारखंड की दक्षिणी भाग और कालाहांडी क्षेत्र उड़ीसा, ये सब किसमें आते हैं? अधिक सूखा प्रभावित क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। फिर आता है मध्यम सूखा प्रभावित क्षेत्र। इसमें हरियाणा का कुछ क्षेत्र, राजस्थान के उत्तर के कुछ क्षेत्र, उत्तर प्रदेश का दक्षिण क्षेत्र, कच्छ के अतिरिक्त शेष गुजरात, आंतरिक कर्नाटक, उत्तरी झारखंड और कोयम्बटूर पठार तमिलनाडु, ये सब किसके अंतर्गत आते हैं? मध्यम सूखा प्रभावित क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। तो सूखा क्षेत्र को भारत में 3 भागों में बांटा गया है। एक होता है अत्यधिक सूखा, मतलब बिल्कुल एकदम सूखा है, तो हमारा गुजरात और राजस्थान ये अत्यधिक सूखे में आते हैं। लेकिन अधिक सूखा प्रभावित क्षेत्र मतलब कुछ अत्यधिक नहीं है बल्कि अधिक सूखा है, तो इसमें मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, झारखंड, कालाहांडी, उड़ीसा, राजस्थान के कुछ कुछ क्षेत्र आ जाते हैं। मध्यम सूखा में भी ऐसे ही होता है, तो हरियाणा का क्षेत्र, राजस्थान का उत्तरी क्षेत्र, उत्तर प्रदेश का दक्षिणी क्षेत्र, कच्छ पूरा गुजरात, कर्नाटक, झारखंड और कोयम्बटूर तमिलनाडु का क्षेत्र सब मध्यम सूखा प्रभावित क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। भारत की आज़ादी के बाद के प्रमुख सूखे 1966 में बिहार और उड़ीसा में सूखा आया था, मतलब सब कुछ चला गया था अच्छा, तो बिहार और उड़ीसा का सूखा। 1970 मतलब 1970 में बिहार राजस्थान में सूखा आया था। 1979 पूर्वी राजस्थान, पंजाब, उत्तर प्रदेश में सूखा आया था। 1983 तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, केरल, राजस्थान में सूखा। 1987 पूर्वोत्तर और पश्चिम उत्तर भारत में सूखा। 2013 महाराष्ट्र सूखा, अहमदाबाद, लातूर, सोलापुर में, और 2015 में महाराष्ट्र का विदर्भ और मराठवाड़ा, ये सब सूखे के क्षेत्र के अंतर्गत आए थे। तो आज़ादी के बाद कौन कौन से आए हैं? सबसे पहले आया है 1966 में बिहार और उड़ीसा, 1970 में राजस्थान, बिहार, 1979 में राजस्थान, पश्चिम मतलब पंजाब और यूपी, 1983 में तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, केरल, राजस्थान, 1987 में पूर्वोत्तर और पश्चिमोत्तर क्षेत्र, 2013 में पूरा महाराष्ट्र और 2015 में भी महाराष्ट्र का कुछ क्षेत्र जैसे विदर्भ और मराठवाड़ा, ये सब आए थे। अब आते हैं सूखे से बचने हेतु सरकारी प्रयास क्या क्या किए गए हैं। सूखाग्रस्त क्षेत्र विकास कार्यक्रम 5वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान 1973 से 1974 में शुरू की गई थी। इसमें DPAP भी कहा जाता है, ड्राउट प्रोन एरिया प्रोग्राम, DPAP ड्राउट प्रोन एरिया प्रोग्राम। वर्तमान में यह 16 राज्यों के लगभग 195 जिलों में संचालित होता है। मरुस्थलीय विकास कार्यक्रम 1977 से 1978, सूखा प्रबंधन नियमावली 2016 में आई और राष्ट्रीय जल संभरण विकास कार्यक्रम 1986 में आया। पहला आता है मरुस्थलीय विकास कार्यक्रम, कब आया था? 1977 में आया था और 78 तक, मतलब हमारे यहाँ पे मरुस्थल हैं तो हम क्या उसको अच्छा ठीक नहीं करेंगे, तो 77 से 78 में उसको स्टार्ट किया गया। सूखा प्रबंधन नियमावली, तो भैया 16 नियम बनाए गए थे सूखा से लड़ने के लिए, तो सूखा प्रबंधन नियमावली 2016 में आई थी। और राष्ट्रीय जल संभरण विकास कार्यक्रम, मतलब जल को भरना है तो अच्छे से भरना है, तो 1986 में राष्ट्रीय जल संभरण विकास कार्यक्रम 1986 में आया था। मरुस्थलीकरण
सामान्य शब्दों में हम कहें तो मरुस्थल के आसपास गैर मरुस्थलीय क्षेत्र के मरुस्थल के विकास को मरुस्थलीकरण कहा जाता है। यह प्राकृतिक एवं मानव जनित कारकों को सम्मिलित परिणाम होते हैं। मरुस्थलीकरण की प्रक्रिया शुष्क, अर्धशुष्क एवं अल्प वर्षा क्षेत्रों में चलती है। भारत में स्थिति: भारत का लगभग 96 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्र या 29% क्षेत्र मरुस्थल में बदल रहा। संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन टू कम्बैट डेजर्टिफिकेशन के अनुसार पिछले एक दशक में भारत के घास क्षेत्र में 31% की कमी आई है। भारत में मरुस्थल प्रभावित क्षेत्र राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, पंजाब, जम्मू कश्मीर, हरियाणा और केरल, ये सब मरुस्थलीकरण से प्रभावित क्षेत्र हैं। तो कौन कौन से हैं? अभी नॉर्मल आप किसी से पूछोगे तो वो बोल देगा राजस्थान से, लेकिन नहीं, तो महाराष्ट्र, पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, जम्मू कश्मीर और केरल भी मरुस्थलीकरण से प्रभावित क्षेत्र हैं। वैश्विक प्रयास: 17 जून को विश्व मरुस्थलीकरण एवं सूखा रोकथाम दिवस मनाया जाता है। भैया हर कोई जूझ रहा है उससे, तो एक साथ जूझो ना। अलग से हम निपटेंगे, तुम निपटोगे, अच्छा एक साथ जूझ लो। तो 7 जून को विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा रोकथाम दिवस मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन टू कम्बैट डेजर्टिफिकेशन 1994 बनाया गया था, या फिर उसको कन्वेंशन हुई थी, कब हुई थी? 1994 में हुई थी। वन चैलेंज, इसके अंतर्गत दुनिया में 350 मिलियन हेक्टेयर गैर वनीकृत एवं बंजर भूमि पर वनस्पति उगाई जाएंगी। किसके कारण? वन चैलेंज, सबके लिए एक चैलेंज है कि भैया समय बंजर भूमि पर क्या उगाओ? वनस्पतियाँ उगाओ। तो वन चैलेंज किसके लिए आया था? वनीकरण के लिए आया था। तो वैश्विक प्रयास क्या किए जा रहे हैं? तो 17 जून को मनाया जाता है मरुस्थलीकरण या फिर सूखा रोकथाम दिवस। संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन टू कम्बैट डेजर्टिफिकेशन स्थापित किया गया था या फिर उसको आयोजित कराया गया था। वन चैलेंज, इसके अंतर्गत जो बंजर भूमि है उसको वनीकृत किया जाएगा। भारत में होने वाले कॉमन प्रयास: कमान एरिया डेवलपमेंट, तो भैया हर व्यक्ति के हाथ में कमान होनी चाहिए। कमान एरिया, तो कॉमन एरिया डेवलपमेंट 1974 को स्थापित किया गया था। राष्ट्रीय जल संभरण विकास कार्यक्रम, संभरण करना है जल का पृथ्वी में। संभरण मतलब क्या होता है? पृथ्वी के अंदर का जो जल है वह निरंतर बाहर निकल रहा है, उसको पुनः भरण करना है। तो 1986 में इसको स्थापित किया गया था। एकीकृत जल भरण प्रबंधन कार्यक्रम, इसके लिए एक कार्यक्रम चलाए थे अच्छे से प्रबंधन करने के लिए 1986 से 90 तक। 2003 में हरियाली दिशा निर्देश के रूप में इसको नामित किया गया था। कैसे? हरियाली दिशा निर्देश 2003 में 3 नियम आए थे दिशा निर्देश हरियाली के लिए। 1994 में भारत ने संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन टू कम्बैट डेजर्टिफिकेशन पर हस्ताक्षर किए थे। कब किए थे? 1994 में किए थे, और इसी टाइम इसको भी आयोजित कराया गया था। 1994 में भारत ने संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन टू कम्बैट डेजर्टिफिकेशन पर हस्ताक्षर किए थे। डेजर्ट डेवलपमेंट प्रोग्राम कब चलाया था? उसके 1 साल बाद ही, जैसे उन्हें साइन किए कन्वेंशन पर, उसके 1 साल बाद ही डेजर्ट डेवलपमेंट प्रोग्राम चलाया 1995 में। राष्ट्रीय वनीकरण कार्यक्रम 2000 में आया था। कब आया था राष्ट्रीय वनीकरण? मतलब पूरे 2000 हेक्टेयर में हमें पेड़ लगाने हैं, तो राष्ट्रीय वनीकरण पूरे में लगा देंगे। तो राष्ट्रीय वनीकरण कार्यक्रम 2000 में आया था। नेशनल एक्शन प्रोग्राम टू कम्बैट डेजर्टिफिकेशन कब आया था? तो 2001 में आया था, जब कम्बैट हुई डेजर्टिफिकेशन में, कम्युनिकेशन हुई, पूरा कन्वेंशन हुआ 1994 में। उसके बाद ही 1 साल बाद क्या हो गया? डेजर्ट डेवलपमेंट प्रोग्राम चलाया गया 1995 में। उसके कुछ साल बाद, 5 साल बाद क्या हुआ? इन्होंने स्टार्ट किया नेशनल एक्शन प्रोग्राम, क्योंकि कुछ ऐसा भूमि लेवल पर या फिर जो निम्न स्तर पर देखने को नहीं मिल रहा था, तो क्या एक्शन प्रोग्राम चलाया टू कम्बैट डेजर्टिफिकेशन 2001 में। कब चलाया गया? 2001 में चलाया गया। चारा विकास योजना, भैया चारा 10,000 रुपये का मिलता था पहले, लेकिन अब कितना महंगा मिलता है। तो 2010 में इसको चलाया गया चारा विकास योजना। ग्रीन इंडिया पर राष्ट्रीय मिशन, ग्रीन इंडिया पर राष्ट्रीय मिशन 2014 में आया। ग्रीन इंडिया पर राष्ट्रीय मिशन, पूरे इंडिया को ग्रीन करना है, तो 2014 में आया मोदी जी के टाइम में। 2016 में इसरो द्वारा भारत का मरुस्थलीकरण एवं भूमि उन्नयन एटलस जारी किया गया था। 2016 में क्या हुआ? इसरो ने जारी किया मरुस्थलीकरण एवं जो भूमि उन्नयन एटलस है उसको जारी किया था। तो हम फिर से देखते हैं भारत ने क्या क्या प्रयास किए हैं। पहला आता है 1974 में कॉमन एरिया डेवलपमेंट बनाया। राष्ट्रीय जल संभरण
विकास कार्यक्रम 1986 में स्टार्ट किया। एकीकृत जल ग्रहण प्रबंधन कार्यक्रम, मतलब जल को ग्रहण करना है, उसका प्रबंधन करना है, तो 1989 से 1990 और 2003 में इसकी नियमावली को नामित किया गया था। 1994 में संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन मतलब टू कम्बैट डेजर्टिफिकेशन पर साइन किए इंडिया ने। फिर 1995 में डेजर्ट डेवलपमेंट प्रोग्राम चलाया। उसके बाद वनीकरण राष्ट्रीयकरण आया, मतलब राष्ट्रीय वनीकरण कार्यक्रम आया। कब आया? 2000 में आया। नेशनल एक्शन प्रोग्राम टू कम्बैट डेजर्टिफिकेशन 2001 में आया। चारा विकास योजना 2010 में आई। ग्रीन इंडिया पर राष्ट्रीय मिशन 2014 में आया और 2016 में इसरो के द्वारा मरुस्थलीकरण और जो भूमि उन्नयन एटलस है उसको जारी किया गया। ज्वालामुखी पृथ्वी की सतह के नीचे स्थित मैग्मा चैम्बर में गर्म लावा गैसें, चट्टानें, ज्वालामुखी राख, भाप आदि को एक छिद्र के जरिए बाहर निकालने की प्रक्रिया होती है। जिस छिद्र के जरिए ये घटना होती है उसे ज्वालामुखी कहा जाता है। भारत में ज्वालामुखी पहला है वैरन ज्वालामुखी, जो कि अंडमान द्वीप समूह में सक्रिय ज्वालामुखी है। नारकोडम, यह अंडमान द्वीप समूह में विलुप्त ज्वालामुखी है। बारातांग, ये भी अंडमान द्वीप समूह में है जो कि विलुप्त हो चुका है। धीनोधर पहाड़ी, ये गुजरात में है, विलुप्त हो गया है। और धोसी पहाड़ी, ये भी गुजरात में है और विलुप्त हो चुका है। देखो, हर बुक्स, मतलब जितनी भी आप बुक्स पढ़ेंगे उसमें सिर्फ 2 ज्वालामुखी के नाम आते हैं, वैरन और नारकोडम। वैरन क्या है? सक्रिय है, और नारकोडम विलुप्त हो चुका है या निष्क्रिय है। ये दोनों ही अंडमान निकोबार में पाए जाते हैं। लेकिन इनके साथ एक और है भैया, बारातांग। इनको परेशान करने के लिए आया है बारातांग। तो बारातांग कहाँ पर है? ये भी अंडमान द्वीप पर है। अब आते हैं गुजरात में 2 बनाए गए हैं। एक होता है दिनोधर धोसी। तो दिनोधर धंसता जा रहा है, दिनोधर धंसता जा रहा है, दिनोधर धोसी, ये दोनों ही गुजरात में हैं और जो कि विलुप्त ज्वालामुखी हैं। चक्रवात, भारत उष्णकटिबंधीय चक्रवातों से प्रभावित होता है। उष्णकटिबंधीय चक्रवात कम दाब वाले उग्र मौसम तंत्र होते हैं जो कि 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश से लेकर 30 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों के मध्य पाए जाते हैं। भारत में उष्णकटिबंधीय चक्रवात 2 जलीय क्षेत्रों से पैदा होते हैं, अरब सागर से और बंगाल की खाड़ी से। हाल ही में चर्चित चक्रवात सुपर साइक्लोन 1999 उड़ीसा में आया था। फाइलिन 2013 में आया था अंडमान निकोबार और आंध्र प्रदेश में। हुदहुद 2014 में पूरी भारत में आया था। वर्धा 2016 में तमिलनाडु में आया। ओखी 2016 में श्रीलंका, केरल और तमिलनाडु में आया था। फणी 2019 बांग्लादेश और उड़ीसा में आया था। मुख्य चक्रवातों के स्थानीय नाम: हरिकेन पूर्वीय प्रशांत महासागर में आता है और अटलांटिक महासागर में आता है और कैरिबियन सागर में आता है हरिकेन्स। और इसको हरिकेन कहाँ कहा जाता है? अमेरिका में कहा जाता है। टाइफून जापान में इसको कहा जाता है और दक्षिणी चीन सागर में यह आता है। बिलीविली ऑस्ट्रेलिया में चक्रवातों को कहा जाता है। टॉर्नेडो यूएस और मैक्सिको में टॉर्नेडो कहा जाता है। चक्रवात हिंद महासागर में कहा जाता है और ट्रेक कहा जाता है जापान में। बंगाल की खाड़ी 2020 एम्फान चक्रवात आया था। बुलबुल उड़ीसा पश्चिम बंगाल में आया था। यास चक्रवात यह पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में आया था। तितली जल चक्रवात यह उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में आया था। और फोनी चक्रवात यह उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में आया था। फौरन उड़ा के ले गया था, तो उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में आया था। अरब सागर चक्रवात 2020 में आया था। निसर्ग, वायु और ताउते। अरब सागर में 3 आए थे, निसर्ग, वायु और ताउते। हिमस्खलन, किसी ढलान वाली सतह पर से तेजी से बर्फ का गिरना ही हिमस्खलन कहलाता है। हिमस्खलन क्षेत्र वर्गीकरण: अत्यधिक हिमस्खलन प्रवण क्षेत्र लाल क्षेत्र होता है। नीला मतलब यहाँ कभी कभी हिमस्खलन की घटनाएं होती हैं, और पीला क्षेत्र यहाँ पर हिमस्खलन की घटनाएं न्यूनतम होती है। तो हिमस्खलन के क्षेत्र को 3 भागों में बांटा गया है। एक होता है लाल क्षेत्र, नीला क्षेत्र और पीला क्षेत्र। लाल क्षेत्र मतलब अत्यधिक हिमस्खलन प्रण क्षेत्र। नीला क्षेत्र मतलब कभी कभी हिमस्खलन की घटनाएं होती हैं। पीला क्षेत्र यहाँ पर हिमस्खलन की संभावनाएं न्यूनतम होती हैं। भारत में हिमस्खलन क्षेत्र: भारत में हिमालय का ऊपरी क्षेत्र अत्यधिक हिमस्खलन प्रवण होता है। इसके अंतर्गत पश्चिमी हिमालय का बर्फीला भाग, विशेषकर जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के उच्च क्षेत्र सम्मिलित किए जाते हैं। मतलब इसमें जो हमारा पूरा पश्चिमी हिमालय, बर्फीला भाग, विशेषकर जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड इसमें शामिल किए जाते हैं। पहले आता है जम्मू कश्मीर। इसमें कश्मीर, गुरेज घाटी, लद्दाख और कारगिल
कश्मीर, गुरेज घाटी और लद्दाख और कारगिल कश्मीर घाटी के अंतर्गत आते हैं। हिमाचल प्रदेश में चंबा घाटी, कुल्लू, मनाली और किन्नौर ये हिमस्खलन के क्षेत्र में आते हैं। और उत्तराखंड टिहरी, गढ़वाल और चमोली जिला आता है। टिहरी, गढ़वाल, चमोली जिला आता है उत्तराखंड में। बादल का फटना किसी स्थान विशेष पर कम समय अवधि में बहुत अधिक वर्षा हो जाना ही बादल फटना कहलाता है। इस प्रकार की घटना सामान्यतः पहाड़ी इलाकों में होती है। पहाड़ी इलाकों में सामान्यतः 5 किलोमीटर की ऊंचाई पर कपाशी मेघों के कारण यह घटना संपन्न होती है। उदाहरण के लिए उत्तराखंड की त्रासदी 2013 में, तपोवन चमोली में बाढ़ आई थी तो 2013 में, और लेह घटना 2010 और अमरनाथ में बादल फटे थे पिछले साल। इसके साथ आज का वीडियो कंप्लीट होता है गाइस। यदि आपको वीडियो थोड़ा सा भी यूजफुल लगा है तो प्लीज़ गाइस आप वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच गाइस, हैव अ नाइस डे। नेक्स्ट वीडियो हमारा होगा आपदा प्रबंधन से।